हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। आज के इस लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ना, तो आपको पूरा हूबहू जो चीज़ें हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के अंतर्गत फंसने वाली हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका बच्चों आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आज का लेक्चर रामबाण साबित होने वाला है। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम जो 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों अगर आप लोग मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना ना, आप मेरे चैनल पर ही क्वेश्चन पेपर मैंने आपको जो पढ़ा है उनको भी पढ़ लेना, आपको वहां पर सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। यानी कि बायोलॉजी की अगर आपको संपूर्ण तैयारी करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप बायोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपको लिखना रहेगा, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कराएंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हर एक क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे, और जो टॉप 35 क्वेश्चन है आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के मिला लेना ना, आपको वहां पर फंसने वाले हैं। तो ऐसे ही 35 क्वेश्चन हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हम आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है वो 29 फरवरी को लगा है, और आपका जो बोर्ड एग्जाम हिंदी का है वो पेपर हो चुका है, ताकि आपको अच्छे से आप बायोलॉजी की आपको प्रिपरेशन हो सके। देखिए बच्चों, बायोलॉजी की प्रिपरेशन में हमारा जो पहला टॉपिक्स है, जो पहला क्वेश्चन है, आप समझिएगा कि IVF यानी कि अंतःपात्र निषेचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको IVF शॉर्टकट में कह देते हैं। यानी कि IVF का जो फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF, ठीक है। अब बच्चों, जो IVF होता है, क्या होती है IVF? एक तकनीक है, आपको पता होना चाहिए IVF क्या है, एक तकनीक है। इस तकनीक में होता क्या है, इसको ध्यान से समझिए। यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए असहायक है। यह तकनीक जो है स्त्रियों में प्रयोग की जाती है, उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिसमें गर्भधारण नहीं होता। देखिए, इसमें होता क्या है, गर्भधारण नहीं होता है। इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर, इसमें जो उसका ओवा होता है यानी कि जो अंडाणु होता है महिलाओं का, उसको बाहर निकालकर पति के स्पर्म यानी कि शुक्राणु के साथ निषेचन प्रयोगशाला में किया जाता है। देखिए, अब क्या किया जाता है, ऐसी कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। अब उसमें ऐसी कंडीशंस में उनके अंदर क्या किया जाता है, उनका जो ओवम था, उसका जो अंडाणु था, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालकर कल्चरल माध्यम में यानी कि प्रयोगशाला में उनका निषेचन पति के स्पर्म के साथ करा दिया जाता है। अब बच्चों, जहां पर उधर अगर वहां पर निषेचन हो गया, प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो निषेचित अंडे को 32 कोष की अवस्था में, अब निषेचित अंडा जो होगा वहां पर विदलन होगा। अब विदलन होते होते क्या होता है, वहां पर 32 कोष की एक स्टेज आती है, 32 कोष की एक अवस्था आती है। इस अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। यानी कि जैसे जो निषेचित अंडा था, वो जो निषेचित अंडा था वो अगर 32 कोष की अवस्था में आता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, माता के गर्भाशय में, माता के यूट्रस में क्या किया जाता है, उसको रोपित कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। गर्भविधि पूर्ण होने पर, गर्भविधि जैसे पूर्ण होगी, जो माता सामान्य शिशु को जन्म देती है, जो हमारा फीमेल जो बेबी होगा वो एक नॉर्मल बेबी की तरह ही होगा। यानी कि जो फीमेल्स होती है जब वो जन्म देती है गर्भविधि पूर्ण होने पर, ठीक है, तो एक वो सामान्य शिशु को ही जन्म देती है। इस विधि को हम अंतःपात्र निषेचन या फिर IVF कहते हैं। इस तकनीक को परखनली शिशु भी कहते हैं। हिंदी, अगर इसकी शुद्ध हिंदी की बात की जाए तो वो इसकी है परखनली शिशु, परखनली बेबी, ठीक है। तो इस तरीके से आप IVF के बारे में लिखेंगे, क्योंकि IVF जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको IVF के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बच्चों हम पढ़ेंगे मेंडल्स के नियम, ठीक है बच्चों। मेंडल्स के नियम जो है, उसमें मेंडल के आपको पता है मेंडल के 3 नियम हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई 2 नियम जो है जो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो मेंडल के 2 नियम है, प्रथम नियम और सेकंड नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा हमारा है पृथक्करण का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, ठीक है, और दूसरा हमारा जो नियम है वो पृथक्करण का नियम है। प्रभाविता और पृथक्करण के नियम ही बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो स्वतंत्र और विवन का नियम, जो तीसरा नियम है, वो बहुत कम एरर केस में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर वो पूछा भी जाएगा तो उसके अथवा में क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि वो जो है इन दोनों के कंपेरिजन में बड़ा भी है और कम पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कम पूछा जाता है या फिर ज़्यादा, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, कोई गेस्ट पेपर हो आप उससे मैच कर लेना, ठीक है। अब बच्चों, जो प्रभाविता का नियम होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, इसमें क्या होता है, देखिए,
जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, देखिए जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, F1 पीढ़ी होती है, तो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अपने प्रभाव को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि देखिए हमने आपको बताया है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, यानी कि क्रॉस कराया जाता है, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पाते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा इसी नियम को हम इसी जो कारण इसके कारण जो प्रभावी जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहे थे उनको हम प्रभावी लक्षण कह रहे थे। तो इसी जो नियम एक बन गया, इस नियम को ही मेंडल ने प्रभाविता का नियम कह दिया। यानी कि फिर एक बार समझिए, देखिए दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे थे, उनमें क्रॉस कराया गया, तो इसमें एक F1 पीढ़ी बनी। F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पा रहे थे, यानी कि जो भी लक्षण थे वो अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पा रहे थे F1 पीढ़ी के अंदर, उन लक्षणों को ही उन्होंने क्या कह दिया, प्रभावी लक्षण है, और उसे एक नियम दे दिया जिसे कह दिया प्रभाविता का नियम। मान लीजिए बच्चों ये हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी है। कैपिटल टी है जो लंबापन है, कैसा है बच्चों, लंबापन है, और स्मॉल टी जो है ये बच्चों आपका बौना है। ठीक है, लंबा ए हमारा कैपिटल टी वाला है और स्मॉल टी वाला बौना है। इनके युग्मक बना, इस तरीके से इनको अलग कर लिया। अब जब इनमें क्रॉस करा है, दो विपरीत लक्षण है, एक लंबा है एक बौना है, इनमें क्रॉस कराया गया, एक लंबा पौधा लिया गया एक बौना पौधा लिया गया, इनमें क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया। तो देखा गया क्या कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गए। ठीक है, यानी कि जो हमारे पौधे नए बन रहे हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहे हैं। ठीक है, अर्थात जब हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा था, अर्थात सभी पौधे संकर लंबे, जो पौधे हैं बच्चों ये संकर लंबे हैं, टोटल लंबे, क्योंकि प्रभावी जो लक्षण है वो लंबापन, अगर बौनापन में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमारा लंबापन प्रभावी होता है, मेंडल ने बताया था। ठीक है, तो इसमें संकर लंबे हैं, और यहाँ पर जो बौनापन है वो बौनापन अप्रभावी है, तथा लंबापन जो है वो प्रभावी है। यानी कि जो कैपिटल टी है वो अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगी, इसीलिए इस नियम को ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आप प्रभाविता का नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला बच्चों हमारा आता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को ही हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, अब जो बच्चों हमारा पृथक्करण का नियम है, ये क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये नियम आप तभी समझ सकते हैं जब आपने पहला नियम पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले नियम को हम करते हैं ऊपर। ठीक है, अब इसको समझाना पड़ेगा, इससे हमें आपको। देखिए मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में संकर बनने पर दोनों जीन एक साथ आ जाते हैं। यानी कि मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में जब संकर बनते हैं तो दोनों जीन इसमें एक साथ है, यानी कि लंबापन वाला भी जीन है और बौनापन वाला भी जीन है। लेकिन बौनापन कैसा हमारा अप्रभावी है, तो क्या कहा मेंडल ने कि दोनों जीन जो है एक साथ आ जाते हैं, किंतु उनमें से कोई एक जीन ही अपने प्रभाव को प्रकट कर पाता है। यानी कि कैपिटल टी वाला जो था, यानी कि लंबापन था, उसका ही जीन अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। यानी कि जनन द्रव्य में दोनों कारक जो है साथ साथ रहते हैं। जो उसका जनन द्रव्य है, हाँ सही जायज सी बात है कि दोनों जो कारक होंगे वो साथ साथ रहते हैं, और युग्मक बनने के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर आप इसके युग्मक बनाओगे तो अलग अलग हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ युग्मक बनाते समय एक साथ रहते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात दो विपरीत लक्षण इस प्रकार से एक दूसरे से पृथक हो जाने को ही मेंडल ने पृथक्करण का नियम कहा। यानी कि जनन द्रव्य में साथ साथ रहते हैं, जब हम उनके युग्मक बनाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाते हैं। और ये पृथक हो जाने को ही, अलग हो जाने को ही मेंडल ने क्या कह दिया, पृथक्करण का नियम कह दिया। देखिए F1 पीढ़ी जो हमने क्रॉस कराया था वहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था। अब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी के इस तरीके से हमने इनको युग्मक बना लिया, खोल लिया। अब जब इनमें हमने क्रॉस कराया, ठीक है, जब इसका हमने इसके साथ, इसके साथ, सभी के साथ कराया गया, आप इस तरीके से भी करा सकते हैं या फिर आप चेकर बोर्ड के माध्यम से भी करा सकते हैं। जो आपका रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो जब इसमें क्रॉस कराएगा तो लंबा शुद्ध लंबा एक बन गया, क्योंकि एक कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ये बच्चों संकर लंबे बन गए, ये शुद्ध बौने बन गए। यानी कि मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में दोनों जनन द्रव्य साथ साथ थे, लेकिन जैसे इनके युग्मक बनाए हमने तो ये सारे जो हैं अपने अपने प्रभाव को अलग अलग लेकर आ गए। यानी कि लंबापन स्वयं अलग हो गया, जो हमारा बौनापन था वो भी अलग हो गया, कुछ हमारे संकर लंबे बच गए। अब हमारे अगर इसमें रेशो की बात की जाए, जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप को लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप कहते हैं,
फिनोटाइप को हम लक्षण प्रारूप कहते हैं, यानी कि दिखावे वाले और जीनी वाले यानी कि आंतरिक वाले। देखिए यहाँ पर देखिए एक आपका शुद्ध लंबा है, 2 संकर हैं और एक का शुद्ध बौना है। तो एक देखिए एक यानी कि शुद्ध लंबा कितना है, 1 है, तो इसका अनुपात 1 हो गया। और 2 शुद्ध बौने हैं तो सॉरी बच्चों संकर लंबे हैं तो हमारा 1:2 हो गया। और तीसरा जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है यानी कि शुद्ध बौने हैं तो 1:2:1 हो गया, ठीक है, तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी फिनोटाइप में क्योंकि एक ए वाला हो गया, ए वाले हो गए, ए 2 हैं ये दोनों लंबे, ए वाला भी लंबा, यानी कि इनके दोनों के लक्षण जो है लगभग समान है, यानी कि लंबापन ही है। तो 3 ए लंबे वाले हो गए, 1 बौने का हो गया, यानी कि जो इसका फिनोटाइप आएगा यानी कि लक्षण प्रारूप आएगा वो 3:1 आएगा और जीनोटाइप आएगा 1:2:1 आएगा, ठीक है। और ये जीनोटाइप को आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी भी आपसे बोर्ड एग्जाम में जीनोटाइप भी पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो मेंडल के जो 2 नियम थे, प्रभाविता का नियम था, पृथक्करण का नियम था, हमने आपको दोनों चीज समझा दी। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन, अगला बच्चों क्वेश्चन हमारा है कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। देखिए प्रभावी लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, देखिए जब हमने 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपने प्रभाव को दिखा पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जैसे कि लंबापन था, ठीक है। अब बच्चों अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अप्रभावी लक्षण क्या है, देखिए अप्रभावी लक्षण क्या है, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कह देते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो बार बार संकर संकर चिल्ला रहे थे, संकर होता क्या, देखिए संकर क्या होता है, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो उससे उत्पन्न जो संतति होती है उसे हम संकर कहते हैं, जैसे हमारा संकर लंबा वहां पर बन रहा था। अब बच्चों जीनोम पर टिप्पणी के जीनोम क्या होता है, देखिए जीनोम क्या होता है, अगुणित गुणसूत्रों का एक समुच्चय होता है, जोड़ा होता है, उसे ही हम जीनोम कहते हैं। अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को ही हम बच्चों जीनोम को ही हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। अगला बच्चों जीन प्रारूप क्या होते हैं, देखिए जीन प्रारूप क्या होते हैं इसको हम समझिए ध्यान से। किसी भी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप कहते हैं। देखिए कोई भी पौधा है उसमें कितने कैरेक्टर हैं ये उसके जीन प्रारूप पर डिस्कस किया जाता है, को प्रभावित करता है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो समान लंबाई के लाल पुष्प वाले पौधे का जीन जो होता है कैपिटल R होता है तो होगा, जबकि विषम युग्मजी जो लाल होगा, जो विषम युग्मजी जीन होगा उसमें क्या होगा, एक कैपिटल R होगा, एक स्मॉल r होगा। यानी कि अगर एक जो है समान लंबाई के लाल फूल वाले जो पौधे हैं उनमें जो इसका लंबा जो पौधे का जो जीन होगा समान लंबाई के, उसमें हमारा दोनों जो होंगे कैपिटल R होंगे, लेकिन जो विषम युग्मजी होंगे उसमें एक कैपिटल R होगा, एक स्मॉल r होगा। यानी कि इनकी जो संरचना है आंतरिक डिस्कस करता है और जो हमारा लक्षण प्रारूप होता है जो इसके बाहर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखकर बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि महिला नसबंदी जिसको हम बच्चों ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। एक महिला नसबंदी होती है, एक पुरुष नसबंदी होती है। पुरुष नसबंदी को हम वैसेक्टोमी कहते हैं। देखिए पहले पुरुष नसबंदी समझिए। पुरुष नसबंदी यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए पुरुष नसबंदी में क्या होता है, जो पुरुष की शुक्रवाहिनी होती है उसको काट कर बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो सके, स्पर्म ना बन सके, और इसीलिए वहाँ पर स्पर्म नहीं बनेंगे तो हमारा निषेचन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी कहते हैं। आप जाकर कहीं से पढ़ लेना, गूगल से भी करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा सा। और अगर मैंने आपको बता ही दिया उसमें फैलोपियन जो उसका शुक्रवाहिनी होता है उसको काटकर बांध दिया जाता है ताकि वहाँ पर निषेचन ना हो सके, स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो सके। अब जो बच्चों हमारी ट्यूबेक्टोमी होती है, महिला नसबंदी होती है, इसमें क्या किया जाता है, उसमें पुरुषों की शुक्रवाहिनी को काट कर बांधा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्त्रियों की फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया, स्त्रियों की जो फैलोपियन नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे ओवम अंडवाहिनी में नहीं पहुँचता है और जिससे निषेचन नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन नलिका को में फैलोपियन जो नलिका होती है उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे जो ओवम होता है वो अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाता। और जो पुरुष होता है उसमें क्या किया जाता है, शुक्रवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है ताकि शुक्र स्पर्म जो है वहां पर ना पहुंच पाए, ठीक है, और इससे निषेचन नहीं होता। इस प्रक्रिया को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसको शॉर्टकट में MTP कहते हैं। अगर MTP का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका M फॉर होता है मेडिकल, T फॉर ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। MTP क्या है, देखिए MTP एक प्रक्रिया है, ठीक है। स्त्री गर्भधारण के 3 महीने के पूर्व, 3 महीने से पहले स्त्री जो है गर्भधारण हुआ, उसमें निषेचन हुआ, गर्भ हो गया, ठीक है, उससे 3 महीने से पूर्व भ्रूण को गिरा दिया जाता है। 3 महीने से पहले भ्रूण को गिरा दिया जाता है। आज के समय में इसे कानूनी मान्यता मिल चुकी है, इससे पहले उसे कानूनी मान्यता नहीं थी। अब किसी भी भ्रूण को नहीं गिरा सकते, ठीक, उसे कानूनी मान्यता नहीं थी। लेकिन बार बार ये भ्रूण का जो गिराना है, ये इसी को हम अबॉर्शन कहते हैं या फिर इसको गर्भपात कहते हैं, कराने से जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनका स्वास्थ्य जो होता है वो कमजोर होता है, ठीक है। और गर्भपात किसी अगर आप कोई भी कराता भी है तो किसी योग्य चिकित्सक से कराना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनसे ही कराना चाहिए, ठीक है।
अब डॉक्टर से या फिर नर्सेस से आप जिससे भी कराते हैं योग्य होने चाहिए, एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि कुछ बोर्ड एग्जाम जब हम देने जाएंगे तो वहाँ पर सिंड्रोम्स के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, दोनों सिंड्रोम के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस सिंड्रोम की खोज जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, सिंड्रोम की खोज डॉक्टर हेनरी क्लाइनफिल्टर ने पुरुषों में की थी। ये जो सिंड्रोम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम खोजा गया था, ये किसमें खोजा गया था, पुरुषों में खोजा गया था, ठीक है। इस पुरुषों में की थी। ये लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या होता है, ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर क्या होती है, 47 हो जाती है। जो हमारी जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47। किसके कारण हो जाती है, ट्राइसोमी के कारण हो जाती है। और इसमें होता क्या, देखिए 44 प्लस मोस्टली हमारे अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। अब यहाँ पर 44 तो हमारे दैहिक गुणसूत्रों में तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, पुरुष में XY होना चाहिए, लेकिन एक X जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि 46 की जगह पर कितने हो जाते हैं, 44, 45, 46 और 47, जिससे पुरुष व स्त्री जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, यानी कि दोनों के मिक्सअप लक्षण प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्लाइनफिल्टर के बारे में। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 हो जाती है। फिर अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो ये जो सिंड्रोम है केवल स्त्रियों में पाया जाने वाला विकार है। इसकी खोज जो की थी डॉक्टर हेनरी टर्नर ने की थी। ये जो आपका टर्नर सिंड्रोम है महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो इसमें मोनोसोमी पाई जाती है। जो गुणसूत्र होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, मोनोसोमी पाई जाती है। लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या पाई जाती है, ट्राइसोमी, जिसके कारण वहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसमें मोनोसोमी पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी कि 44 प्लस XY होना चाहिए या फिर XX होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, X 0 हो जाता है, यानी कि 45 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी बचती है, 45 बचती है। इस सिंड्रोम में जननांग जो होते हैं विकास नहीं होता। जो जननांग होते हैं, जननांग होते हैं, उनका विकास नहीं होता है अगर कोई भी पर्सन जो है क्लाइनफिल्टर टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है बढ़ांधता पर टिप्पणी कीजिए। अगर बढ़ांधता पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बढ़ांधता क्या होता है, बढ़ांधता का जो सबसे पहले पता जो लगाया था वो एक जो डॉक्टर थे या वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हार्नर थे, उन्होंने लगाया था। यानी कि बढ़ांधता का पता जो सबसे पहले जो लगाया था वो हार्नर ने लगाया था, ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को लाल और हरे रंग में पहचान नहीं होती। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति लाल जो हरे रंग को पहचान नहीं पा रहा है, उसमें फर्क नहीं कर पा रहा है, तो बढ़ांधता से पीड़ित होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद 2016 में बोर्ड एग्जाम में आया था, यानी 17 या 18 ऐसे ही आया था। वहाँ पर पूछा क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और क्वेश्चन शायद अति लघु उत्तरीय में था। अब वो क्वेश्चन किसी में भी हो, लेकिन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति है उसको ट्रेन ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता, किस स्थिति में, वहाँ पर बढ़ांधता से ग्रसित होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, ऐसे कई सारे 4 जो ऑप्शन थे वो रोगों के नाम दिए थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन था बढ़ांधता वाला, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादातर जो काम होता है वो लाल और हरे का ही होता है। लाल झंडी दिखाने पर रुकती है, हरी झंडी दिखाने पर चलती है। लेकिन अगर वो लाल और हरे में फर्क ही नहीं कर पाएगा व्यक्ति, तो उसको ट्रेन का ड्राइवर कैसे बनाया जा सकता है। तो वहाँ पर बढ़ांधता वाला ऑप्शन सही था, या फिर वहाँ पर बढ़ांधता हमको लिखना था, ठीक है। तो इसीलिए इस लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, इसे प्रोटोन दोष भी कहते हैं, या एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग भी है, ठीक है। यानी कि एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ बातें जो है नोट में डालकर बता दी गई आपको। देखिए बढ़ांधता का जो सिंबल होता है C होता है, सिकल सेलेमिया, ठीक है। अब होता क्या, देखिए यहाँ पर एक्स स्त्री में होते हैं। अगर एक एक्स पर सिकल जो आपकी बढ़ांधता है तो वो स्त्री जो होगी वो वाहक होगी, किसकी, बढ़ांधता की। अगर दोनों पे है तभी बढ़ांध स्त्री कही जाएगी। लेकिन पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है तो पुरुष कभी भी बढ़ांधता का वाहक नहीं होता है, वो सिर्फ बढ़ांध होता है, या फिर वो पुरुष जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब बच्चों हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक देखिए, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है दंत कोशिका रक्तता। दंत कोशिका रक्तता यानी कि सिकल सेलेमिया। सिकल सेलेमिया क्या होता है, इसको भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दंत कोशिका रक्तता के बारे में, ठीक है। यह भी एक अप्रभावी रोग है। इसमें जो होता है क्या है, RBC जो होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हंसियाकार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हंसियाकार। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि दंत कोशिका रक्तता में RBC कैसे होते हैं, हंसियाकार होते हैं, ठीक है, जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता। RBC जब हंसियाकार हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जैसे हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के ज़्यादातर अणु जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ही आगे इधर से उधर प्रवाहन होता है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति, हीमोग्लोबिन जो व्यक्ति है वो विषम युग्मजीवी है। कैसा है, विषम युग्मजीवी, यानी कि एक पर हीमोग्लोबिन है एक पर नहीं है, वो दंत कोशिका रक्तता एक में है एक पर नहीं है, ठीक है, तो वो सामान्य जीवन यापन कर सकता है। लेकिन अगर वो समयुग्मजीवी दोनों पर जो है उसका दंत कोशिका यानी कि सिकल सेनेमिया है तो वो सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकता है। अगर बच्चों आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी हमसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है पिता के गुणसूत्र में एक्स ए यानी कि ए और एक्स है, यानी कि पिता के जो शुक्राणु में ए और एस एलील, जबकि माता के अंडाणु में ए एस एलील है। देखिए पिता के स्पर्म में ये एलील है और माता के अंडाणु में भी यही एलील है। तो वंशागत का देखिए चित्र, देखिए यहाँ पर ए एस दिया गया, ठीक है, ए एस का मतलब एक पर हीमोग्लोबिन, एक पर सिकल एनीमिया है एक पर नहीं है, ठीक है। तो इस पे इधर हमने बना लिया, एक शुक्राणु लिख दिया एक तरफ अंडाणु लिख दिया। जब हमने इनमें क्रॉस कराया तो कुछ तो हमारे समयुग्मजीवी आ रहे थे, कुछ विषमयुग्मजीवी आ रहे थे, यानी कि दो जो ऐसे थे वो विषमयुग्मजीवी आ रहे थे, दो जो थे वो समयुग्मजीवी आ रहे। यानी कि अगर यहाँ पर हम चांसेस की बात करें तो 50% चांस ऐसे थे कि वो समयुग्मजीवी भी हो सकता है, यानी कि सामान्य जीवन यापन नहीं भी कर सकता है, और 50% चांस ऐसे भी थे कि वो सामान्य जीवन यापन भी कर सकता था, ठीक है। तो जिसमें HbS और HbA है, ये व्यक्ति को क्या है नॉर्मल जीवन यापन कर सकता है, लेकिन ए वाला बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों अनुलेखन। अनुलेखन पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाना ही अनुलेखन कहलाता है। देखिए जो हमारा डीएनए था उसमें उपस्थित जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, उन आनुवंशिक सूचनाएं का जो मैसेंजर आरएनए की एमआरएनए पर स्थानांतरित हो जाना ही अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएनए पैकेजिंग। देखिए डीएनए पैकेजिंग क्या होती है, आपको पैकेजिंग का मतलब होता है बंद करना, और डीएनए यानी कि डीएनए को बंद करना, डीएनए पैकेजिंग हो गई। होता क्या है इसको ध्यान से समझिए। डीएनए की कुल लंबाई केंद्रक की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। जो हमारा डीएनए होता है आपको पता है केंद्रक से काफ़ी लंबा होता है। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए की जो लंबाई होती है 1.636 माइक्रोमीटर होती है, यानी जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया। अतः इस डीएनए को, ये जो डीएनए होता है हमारे अंदर, इस डीएनए को डीएनए पैकेजिंग के द्वारा, डीएनए पैकेजिंग द्वारा केंद्रक के अंदर रखा जाता है। देखिए जो हमारा इतना बड़ा डीएनए है उस डीएनए को क्या किया जाता है, केंद्रक के अंदर रखा जाता है, और ये बहुत बड़ा डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए और जो इसके विधि के द्वारा रखा जाता है उसे डीएनए पैकेजिंग विधि कहते हैं। होता क्या है, इसको कैसे रखा जाता है इसको समझिए। हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन पर जो लिपटा हुआ डीएनए होता है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अर्थात लंबे डीएनए अणु को हिस्टोन प्रोटीन पर लपेट कर रखना ही डीएनए पैकेजिंग, यानी कि लिपटा हुआ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। अर्थात जो लंबा डीएनए के अणु हैं इनको जब हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ होगा तब इस लिपटे हुए डीएनए को ही, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इस लिपटे हुए जो डीएनए होगा इसको न्यूक्लियोसोम कहेंगे। लेकिन इस प्रोटीन से लपेट कर, हिस्टोन प्रोटीन के से लपेट कर रखना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाती है, जो भी हमारा न्यूक्लियोसोम था यानी कि डीएनए के अणु थे, ठीक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है जन्मजात रोग या फिर आनुवांशिक रोग। देखिए बच्चों जन्मजात रोग हो गए फिर या फिर आनुवांशिक रोग हो गए, तो वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं और आनुवांशिक विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए ऐसे रोग जो क्या होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं और वो क्या होते हैं आनुवांशिक विकारों के कारण होते हैं, उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं या फिर जन्मजात रोग कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं। जैसे बच्चों अभी हम बाढ़ांधता की बात कर रहे थे, हीमोफीलिया में आपको पढ़ा चुका हूँ, थैलेसीमिया भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कई बार मैंने इनको पढ़ाया है। टॉपिक को रिवीजन आपको सिर्फ कराना था, वो मैंने आपको इससे पीछे वाले लेक्चर में रिवीजन भी करवा दिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया हो गई, बाढ़ांधता हो गई, सिकल थैलेसीमिया हो गई, क्या है जन्मजात रोग होते हैं या फिर आनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला बच्चों है प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए प्रतिरक्षा पर क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो हमें प्रतिरक्षा के बारे में पता होना चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। देखिए हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के रोगाणुओं का आक्रमण होता रहता है। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसमें जो अनेक प्रकार के रोगाणु हैं इनका क्या होता रहता है, आक्रमण होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा इस आक्रमण होने से इनके अलावा भी सांस के द्वारा, जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा हो गया, भोजन के द्वारा हो गया, पानी के द्वारा भी रोगाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचते रहते हैं। यानी कि भोजन, पानी और सांस के द्वारा भी रोगाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंतर्गत पहुंचते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है,
शरीर इन रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है और उस क्षमता को ही हम प्रतिरक्षा कहते हैं। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। यानी कि जब हमारा शरीर होता है इसमें अनेक प्रकार के रोगाणुओं का आक्रमण होता रहता है। इसमें हमारे जो रोगाणु होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सांस के माध्यम से भी आ सकते हैं, भोजन के माध्यम से भी आ सकते हैं, पानी के माध्यम से भी आ सकते हैं। अब हमारा शरीर जो है इनसे लड़ने की क्षमता रखता है। अब वो लड़ने की क्षमता किसके कारण होती है, प्रतिरक्षा के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नशीले पदार्थ या फिर हम ड्रग्स। देखिए, नशीले पदार्थ या फिर ड्रग्स क्या होते हैं, इन पर अगर आपसे टिप्पणी पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखोगे। देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भाग, जो हमारे शरीर के किसी भाग या अंग के कार्य में बदलाव पैदा कर दें, उसे ड्रग्स कहते हैं। देखिए, अब इसके उदाहरण पहले समझिए, तंबाकू, अल्कोहल, चाय। देखिए क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर जो था वो नॉर्मल क्रिया कर रहा था, अगर उसमें कोई वो बदलाव उत्पन्न कर दें तो उन्हें क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, नशीले पदार्थ। जैसे तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, जब कोई दारू पी लेता है तो एकदम झूमता रहता है, यानी कि उसमें जो उसके सामान्य शरीर के अंग कार्य करते हैं उससे वो अलग करने लगते हैं, उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है। अगला बच्चों, ड्रग्स जो होते हैं यानी कि जो हमारे नशीले पदार्थ होते हैं, इनके हानिकारक प्रभाव क्या हैं। इनके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हैं, लाभ इनका कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्यघात, श्वसनघात, हृदयघात और ब्रेन हेमरेज होता है। इसका अगर अत्यधिक कोई व्यक्ति जो है वो सेवन करता है तो श्वसनघात हो गया, हृदयघात हो गया और ब्रेन हेमरेज होता है। अल्कोहल के अधिक सेवन से यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। यानी कि यकृत का जब अधिक सेवन होगा तो जो अल्कोहल का अधिक सेवन होगा तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, यकृत सोरियोसिस रोग कहते हैं। यानी कि जो नष्ट होने लगती है यकृत की सेल्स जो होती हैं, और इसे हम एक रोग कहते हैं, यकृत सोरियोसिस, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग कार्ल एरेकी ने किया था। जो जैव प्रौद्योगिकी शब्द था, बायोटेक्नोलॉजी शब्द था, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो कार्ल एरेकी ने किया था, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव अर्थात जिसका संबंध जीव विज्ञान से संबंधित है, जैव जो है वो जीव विज्ञान से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी में दो शब्द हैं, जैव और प्रौद्योगिकी, तो इसमें जो जैव है वो जैव विज्ञान से संबंधित, तथा प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक, जिसका अर्थ होता है प्रौद्योगिकी या तकनीक में जीव का प्रयोग। यानी कि जो प्रौद्योगिकी है इसका मतलब होता है तकनीक में जीव का प्रयोग, ठीक है। अब बच्चों, एक जैव प्रौद्योगिकी के अंदर ही एक टॉपिक आता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, या फिर इसको इंग्लिश में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, और एक हमारा आता है रासायनिक इंजीनियरिंग। तो दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की संरचना में परिवर्तन कर इसे पोषक कोशिका में प्रवेश कराना, जिससे उसके फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप में इच्छित परिवर्तन किया जा सके, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसके डीएनए या फिर आरएनए की जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उसमें हमें परिवर्तन करें और उसको क्या करें, उसको किसी भी पोषक कोशिका में यानी किसी अन्य व्यक्ति के अंदर उसको हम ट्रांसफर कर दें, और उस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो उसका जो सामान्य कार्य कर रहा होगा तो उसका जो लक्ष्य फिनोटाइप होता है उसके लक्षण प्रारूप में अपनी इच्छा के अनुसार हम परिवर्तन करा सकते हैं। जो भी हम उसमें डीएनए या फिर जीन डालेंगे, ठीक है, जो भी हम डीएनए पोषक कोशिका में ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें जो भी जीन डालेंगे तो वो अपने हिसाब से उसमें उसके अंदर जो है परिवर्तन हम ला सकते हैं उसके लक्षण प्रारूप में, और जो हम परिवर्तन किया जा सकता है उसे ही बच्चों लक्षण प्रारूप कहते हैं। जो तकनीक है इसे ही हम लक्षण प्रारूप बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर बच्चों हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, रासायनिक इंजीनियरिंग की बात करें, क्या होता है, तो निर्जीवीकृत परिस्थितियों में सुकेंद्रीय कोशिकाओं की व्यवसाय स्तर पर वृद्धि, किसी जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स उत्पादन कराना रासायनिक इंजीनियरिंग कहलाती है। रासायनिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी निर्जीवीकृत परिस्थितियों में सुकेंद्रीय जैसे कोशिकाओं का व्यवसाय, कई प्रकार की कोशिकाएं व्यवसाय के स्तर पर बनाई जाती हैं, स्तर पर वृद्धि द्वारा इनकी क्या किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी में उत्पादन किया जा सकता है, उत्पाद बनाते हैं। जैसे बच्चों एंटीबायोटिक्स हो गए, अभी जो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग होती है इसी के आते हैं। जो हमारे एंजाइम्स का उत्पादन जो है उनमें करना, यानी कि एंजाइम्स का उत्पादन अगर हमें करना रहता है तो वहाँ पर भी जो केमिकल इंजीनियरिंग यानी कि रासायनिक इंजीनियरिंग होती है उसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम जो एंटीबायोटिक्स बना रहे थे उस एंटीबायोटिक्स एंजाइम्स के बनाने की जो प्रक्रिया है, जो उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है, उसे ही हम रासायनिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए,
अगला टॉपिक बच्चों हमारा है बीटी फसलें, क्योंकि बीटी फसलों को लेकर, बीटी कपास को लेकर, बीटी बैंगन को लेकर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बीटी फसलें पता है तो आप बीटी कपास भी लिख सकते हो, बीटी बैंगन भी लिख सकते हो, ठीक है। बीटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, ठीक है। देखिए होता क्या है, मृदा में पाया जाने वाला एक छड़ आकार का बैक्टीरिया है। मृदा जो है मिट्टी है उसमें एक पाया जाता है छड़ आकार का बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, ठीक है। इसमें एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है क्राइजीन, यानी कि एक जीन है जिसका नाम है क्राइजीन पाया जाता है, जो एक प्रोटीन बनाता है जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं। जो कि मृदा जो होती है उसमें एक छड़ आकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहते हैं बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। वो एक जीन बनाता है जिसे हम कहते हैं क्राइजीन। क्राइजीन के कारण एक प्रोटीन बनती है जिसे हम कहते हैं प्रोटॉक्सिन, ठीक है। ये प्रोटॉक्सिन प्रोटीन जो है ये बैक्टीरिया में निष्क्रिय रहते हैं। जो प्रोटॉक्सिन है ये जो है क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें क्या क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। फिर इसके जीन को क्या कर देते हैं, फिर इसके जीन को वैज्ञानिकों द्वारा पौधों में ट्रांसफ़र कराया जाता है। जो इसका प्रोटॉक्सिन जीन है इसको क्या किया जाता है, पौधों में ट्रांसफ़र कराया जाता है। अब जो ट्रांसफ़र कराया जाएगा वो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही कराया जाएगा, ठीक है। अब पौधों में ट्रांसफ़र कराया जाता है, अब पौधे में क्राइजीन बनने लगता है। क्राइजीन होने के कारण इसमें प्रोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होने लगता है, यानी कि जो क्राइजीन को जब हमने पौधों में ट्रांसफ़र करवा दिया तो पौधों में भी क्राइजीन हो गया। अब क्राइजीन हो गया तो इसी के कारण, क्राइजीन के कारण ही प्रोटॉक्सिन प्रोटीन पौधों में बनने लगी। अब जो हमारे पौधे में प्रोटीन बन रही तो पौधे के हर एक भाग में जाएगी, वो चाहे फूल पत्ती कुछ भी हो, ठीक है। तो पौधे में भी निष्क्रिय होती है। ये क्या रहेगी, पौधे में भी निष्क्रिय रहेगी, बैक्टीरिया में निष्क्रिय होती है, पौधों में भी निष्क्रिय रहती है। लेकिन जब कोई कीट पौधे को खाएगा, और उसमें जो प्रोटॉक्सिन है वो सक्रिय हो जाएगी। प्रोटॉक्सिन, अब देखिए प्रोटॉक्सिन सक्रिय कब होती है, जब उसका क्षारीय माध्यम मिलता है, ठीक है। और जहर उत्पन्न होने लगेगा। प्रोटॉक्सिन जैसे सक्रिय होगी उसके अंदर जहर उत्पन्न होने लगेगा, और जहर उत्पन्न होने लगेगा, और इस जहर उत्पन्न होने के कारण कीट अंदर जाने पर जो जहर है जैसे कीट के अंदर जाएगा और कीट वह मर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए बैक्टीरिया में भी निष्क्रिय है और हमारा प्लांट है वहाँ पर भी निष्क्रिय है, लेकिन जैसे ही कोई भी जीव इसको खाएगा वो सक्रिय हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको सक्रिय होने के लिए, एक्टिव होने के लिए उसको चाहिए हमारे क्षारीय माध्यम, और जैसे इसको क्षारीय माध्यम मिलेगा क्या होता है, सक्रिय हो जाती है। और जब कोई कीट खाता है तो उसके अंदर क्षारीय माध्यम होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए उसको कीट खाने से बचते हैं। ये चीज़ जो है बीटी फसल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर बीटी बैंगन पूछा जाता है तो आप रख दीजिए बीटी बैंगन में इस जीन का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर। टाइगर प्रोजेक्ट जो है, टाइगर परियोजना है, इसको हिंदी में कहते हैं बाघ परियोजना, ठीक है। इसको भी हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है इन पर ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पूछे जा रहे हैं। जिसमें 1973 में बाघों के लिए एक एक्ट तैयार किया गया। इसमें क्या किया, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को तैयार किया गया, बाघों के लिए एक एक्ट तैयार किया गया, IUCN की सहायता से शुरू किया गया, क्योंकि बाघों की संख्या घटती जा रही थी। आज के समय में बाघों के लिए 53 आरक्षित क्षेत्र है। देखिए हमारे देश में बाघों की संख्या घटती जा रही थी, जिसके लिए एक एक्ट तैयार किया गया IUCN की सहायता से मिलकर। इस एक्ट को 1973 में तैयार किया गया, ठीक है। अब हुआ क्यों तैयार किया, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अगर हम बात करें कुछ हमारे जो बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, उसमें कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो हमारे मध्य प्रदेश में है, एक काजीरंगा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो हमारे असम में है, ठीक है। इसी प्रकार से एक हमारा टॉपिक आए भी आता है कि हाथी प्रोजेक्ट क्या होता है, हाथी परियोजना क्या होती है, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट पर भी हमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए 1992 में, भारत में जंगली जो हाथी थे इनकी सुरक्षा के लिए 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई, 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 30 हाथी आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान था। इसमें से जैसे स्याला हाथी आरक्षित क्षेत्र जो हो गया, एक हमारा आंध्र प्रदेश में है, एक मैसूर हाथी आरक्षित क्षेत्र हो गया जो हमारे कर्नाटक में है। तो हाथी आरक्षित क्षेत्र हो गए और हमारे टाइगर आरक्षित क्षेत्र हो गए, बाघ आरक्षित क्षेत्र हो गए। इनके बारे में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट और एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है इनको आपको दोनों को तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं, क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक क्या है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, और हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है।
अगला हमारा टॉपिक है बच्चों नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं इनको ध्यान से समझिए। जैसे देखिए बच्चों नेशनल पार्क क्या होते हैं, वह क्षेत्र जो होता है जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है। देखिए वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता तथा जहाँ पर शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध यानी कि बिल्कुल मना होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन क्षेत्रों में जंतुओं यानी कि प्राणी जात, पादपों यानी कि वनस्पति जात दोनों को संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं इसमें जीव भी यानी कि जो प्लांट्स भी रहते हैं, प्राणी जाति भी रहती हैं और हमारे प्लांट्स यानी कि वनस्पति जाति भी रहती हैं। जंतु और वनस्पति दोनों रहते हैं हमारे नेशनल पार्क्स के अंदर। जैसे अगर कुछ नेशनल पार्क की हम बात करें तो जैसे हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब बच्चों बात कर लेते हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। जैसे IUCN आया था। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो हमारा IUCN है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्योंकि ये मैंने क्यों बताया, ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइड। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक, RDV, R फॉर रेड, D फॉर डाटा, V फॉर बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक। IVF जो कि मैं पीछे बता के आ रहा हूँ, वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी समझ लीजिए। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि एक तकनीक है। इसे परख एनालिसिस भी हम कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे बच्चों हमारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ डील कर लिए, डिस्कस कर लिए। इन सभी टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।